नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, गठबंधन और दल बदल दोनों ही तेज हो रहे हैं। 2022 की तैयारी के लिए कोई गठबंधन को तरजीह दे रहा है तो कोई अपनी पार्टी छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन कर रहा है। आज अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर बात हुई। मंगलवार को ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन फाइनल हुआ है। उधर बीजेपी ने आज कांग्रेस और बीएसपी से एक विधायक तोड़कर अपने पाले में शामिल कर लिए। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ से बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ योगी वर्सेस ऑल का प्लान बना रहे हैं। राजनीति में टाइमिंग के साथ टीम की बहुत अहमियत होती है और अखिलेश यादव फिलहाल टीम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। अखिलेश यादव की टीम में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि यूपी के कई छोटे छोटे दल भी हैं। 2 दिन में अखिलेश यादव की 2 तस्वीरें सामने आईं जो अखिलेश की नई सियासी रणनीति की ओर इशारा कर रही हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात कर गठबंधन फाइनल किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन की कोशिश शुरू हो गई। पहली ही मुलाकात में सारी बातें नहीं होती हैं, आगे जब कोई बातचीत होगी इसके बारे में तो बताएंगे। आज सिर्फ मुद्दा आधारित बातचीत थी। जो उत्तर प्रदेश के सामने संकट है, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द ही लड़ा जाता है और यूपी में ऐसे छोटे छोटे कई दल हैं जो किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी वजह से बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, इनके लिए छोटे दल बड़े काम के हैं। छोटे दलों को अपने साथ लाने में अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। समाजवादी पार्टी का पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन फाइनल हो चुका है। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इसीलिए जाट वोट बैंक पर पकड़ के कारण अखिलेश ने आरएलडी से गठबंधन किया है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के राजभर वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पूर्वी यूपी के करीब 8 जिलों में 2% राजभर वोटर हैं। ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ थे, अब राजभर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन महान दल के साथ भी है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यूपी में 10% मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोट बैंक। 2017 के चुनाव में ये वोट पूरी तरह बीजेपी के पाले में गया था। इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने महान दल से गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक छोटे दलों से गठबंधन किया है। अखिलेश यादव ने इस गठबंधन में जातिगत समीकरण का विशेष ख्याल रखा है। अखिलेश यादव ने पूर्वी यूपी में कुर्मी, कुशवाहा, राजभर मतदाताओं को जहां साधने की कोशिश की है, तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश की निगाहें जाट लैंड पर है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं पर अपने प्रभाव का दावा आरएलडी करती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक और दल के साथ है, नाम है जनवादी पार्टी। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान लोनिया चौहान वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में चौहान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। पहले ये बीएसपी का वोट बैंक माना जाता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत में ही कहा था कि समाजवादी पार्टी का जो चुनावी अनुभव है वो बड़े राजनीतिक दलों से ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करेगी। सारे जो छोटे राजनीतिक दल हैं, जो एक वर्ग विशेष की, जो शोषित वर्ग की, जो गांव में जमीन पे रह के जय हिंद निषाद पार्टी से हमारा गठबंधन है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्वी यूपी की एक और पार्टी अपना दल कृष्णा ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का ऐलान किया है। यूपी में अपना दल 2 धड़ों में बटा है। मुख्य दल अपना दल एस अनुप्रिया पटेल के पास है, जबकि उनकी मां कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी नाम से पार्टी चलाती हैं और इस बार चुनाव में
अखिलेश यादव के साथ जा रही हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग एक मंच पे आएंगे, वो मंच को साझा करेंगे। गठबंधन की क्या शर्तें रही हैं आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच? हम लोगों ने कोई शर्तों पे नहीं किया है, उनके साथ चलने के लिए गठबंधन किया है। सभी को चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो कोई भी कहीं जा सकता है अपने अपने लिए चुनाव लड़ने के लिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। बीजेपी भी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। अपना दल एस की पकड़ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कुर्मी वोट बैंक पर मानी जाती है। यूपी में लगभग 5% कुर्मी मतदाता है, जो कि ओबीसी में आते हैं। बीजेपी और अपना दल एस का गठबंधन काफी पुराना है। बीजेपी निषाद पार्टी के साथ भी गठबंधन में है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की पूर्वांचल के निषाद मतदाताओं पर पकड़ मानी जाती है। अखिलेश यादव जी कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएं, लेकिन अखिलेश इसमें भी कामयाब नहीं होंगे। जाति और मजहब के समीकरण साधने की कितनी भी कोशिश करें, इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और विकास के मुद्दे पर मोदी जी के साथ चलेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, जबकि बीजेपी ने 2 छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। यूपी में बाकी जो 2 पार्टियां हैं, बीएसपी और कांग्रेस, उसमें बीएसपी ने हर बार की तरह इस बार भी किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन करना चाह रही है, पर कोई उसके पास गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दल छोटे दलों से गठबंधन की पूरी कोशिश में जुटे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। ममता बनर्जी यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का साथ देने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अखिलेश के समर्थन में प्रचार करने के लिए तैयार हैं। वहीं यूपी में टीएमसी के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह चुनाव लड़ा ही जाए। आप लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे, टीएमसी वहां पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। हम चाहते हैं कि टीएमसी अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसका पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था और अब यूपी में वो अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए तैयार है। और यूपी में चुनाव से पहले दल बदल जारी है। आज बीजेपी ने कांग्रेस और बीएसपी को बड़ा झटका दिया है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल। अदिति सिंह भी रायबरेली क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रही है। कभी कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह ने अब बीजेपी का रंग ओढ़ लिया है। कांग्रेस पार्टी, उनके साथ बीएसपी की मौजूदा विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी के साथ आई हैं। 2022 चुनाव से पहले दल बदल में अदिति सिंह और वंदना सिंह का भी नाम जुड़ गया। अदिति सिंह रायबरेली सदर से विधायक रही हैं। रायबरेली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली रहा है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। 2017 में अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बनी, लेकिन अक्सर वो कांग्रेस से अलग बयान देकर अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल देती थी। अदिति सिंह ने कई बार कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। लखीमपुर की बात या अन्य जो भी मुद्दे हैं, तो प्रियंका गांधी जी ने हमेशा सदैव उस पर राजनीति करी है। लखीमपुर की जो भयानक घटना थी, उस पर आज की तारीख पे सीबीआई जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं उसका संज्ञान ले रहा है और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट और इन संस्थाओं पे भी अगर उनको भरोसा नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको फिर किस चीज पे भरोसा है। बीएसपी के हालात इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक एक कर पार्टी के नेता छोड़कर या तो समाजवादी साइकिल पर बैठ रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ से बीएसपी विधायक वंदना सिंह का नाम भी जुड़ गया है। अब वंदना सिंह बीएसपी नहीं बीजेपी की राजनीति करेंगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
गांधी परिवार की बेहद करीबी रही और रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अदिति सिंह से बात की हमारे संवाददाता विशाल पांडे। अदिति जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी में शामिल हुई, क्यों फैसला लिया आपने? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। निरंतर 5 साल मैंने माननीय महाराज जी के लीडरशिप में काम किया है। विधानसभा में वो हमारे नेता हैं, उनके काम से बहुत प्रभावित हमेशा मैं रही हूँ और उनके साथ काम करने का मौका मिला है, ये सौभाग्य की बात है। प्रियंका बेटियों की बात करती हैं, लड़कियों की बात करती हैं, लेकिन अब लड़की ही उनकी पार्टी की भाजपा में जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो पार्टी महिलाओं की बात करती है, सबसे पहले वो जो 40% टिकटों का वादा करती है, सबसे पहले उनसे कहिए कि पंजाब और उत्तराखंड में इसको लागू करें और लॉलीपॉप की तरह उत्तर प्रदेश में बांटना बंद करें। रायबरेली सदर से आप ही चुनाव लड़ेंगे? प्रयास यही रहेगा। चलिए, तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर यहाँ पर अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हुई है, ऐसा इनका कहना है। और प्रियंका गांधी पर भी अदिति सिंह ने निशाना साधा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। कल पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए बड़ा दिन है। उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। पश्चिमी यूपी को अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने की शुरुआत होने जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जेवर में बनने वाला ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का बटन दबाएंगे तो पश्चिमी यूपी के विकास की नई उड़ान शुरू होगी। पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जो कोशिश हो रही थी वो 25 नवंबर को साकार होने जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार पश्चिमी यूपी आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे को भव्य बनाने की तैयारी की है। बीजेपी का दावा है कि जनसभा में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बीजेपी का दावा तो यहां तक है कि ये पश्चिमी यूपी में मोदी की सबसे बड़ी रैलियों में से एक होगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर के इसी जगह पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं सामने एक विशाल मंच तैयार किया गया है जिसको प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के सांसद समेत तमाम नेताओं के साथ साझा करेंगे, जिसके बाद यहीं पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए जेवर में सुरक्षा इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास स्थल को अभेद बनाने के लिए कुल 5000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसपीजी, एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। लगभग 5000 के आसपास पुलिस बल है जो यहाँ पर तैनात रहेगा, जिसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएसी का भी कंपोनेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमारे पास हैं। सादे वस्त्रों में भी हमारे लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे जो किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखेंगे। उसके अलावा जो पूरा कार्यक्रम स्थल है उसमें सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी करेंगे। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। लंदन, मॉस्को और मिलान की तर्ज पर बनने वाले इस भव्य एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर होगा। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा। यह भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसका निर्माण और रखरखाव स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट करेगी।
इसे बनाने में 29,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम 2 चरणों में होगा। कोशिश है कि पहले चरण का काम 36 महीने में पूरा हो जाए और एयरपोर्ट से वर्ष 2024 में उड़ान शुरू हो जाए। इस एयरपोर्ट के बनने से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को इस एयरपोर्ट से फायदा होगा। राजू राज के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, जेवर, ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, और क्या है इसकी खासियत, क्या है इसकी खूबियां, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 5 रनवे, 2 टर्मिनल, 178 विमान इस पर खड़े हो सकेंगे। 1.20 करोड़ यात्रियों को इससे फायदा होगा। 29,650 करोड़ का इस पर खर्च आएगा और ये 4 एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। तो कल ही इसका शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.